हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। बच्चों, इसको पढ़ने का पर्पस क्या है कि हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिससे हम कोई लेंस बना पाए ना, या फिर ऐसा बोले कि हम लेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला बनाने वाले हैं उसके लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, जिस फॉर्मूले को हम लोग बोलेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब बात यहाँ पर दो तरीके की हो सकती है, या तो वो स्फेरिकल सरफेस कॉनकेव टाइप का हो और या फिर कॉन्वेक्स टाइप का हो। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो मैं लेने वाला हूँ कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, जहाँ पर एक बार मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगा रेयरर मीडियम में और एक बार रखने वाला हूँ डेंसर मीडियम में। ठीक, तो प्रॉपर तरीके से आप पूरा डेरिवेशन देखेंगे। दोनों के दोनों सरफेस, यानी एक बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, रेयरर मीडियम में, और एक बार रखना है डेंसर मीडियम में। ठीक है, और प्रॉपरली इमेज फॉर्म करके हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे और उस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला में। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले डेरिवेशन का पार्ट क्या है, आपको ट्रीट लेना है क्या है, एक कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉन्वेक्स सरफेस यानी स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस मैं लेने वाला हूँ और वो दिख रहा है कुछ ऐसा। ठीक, ये पूरे के पूरे स्फीयर का पार्ट है। ठीक, पूरे के पूरे स्फीयर का पार्ट है और मैंने यहां से ले लिया है कुछ, ये सेक्शन ले लिया है, और ये लेने के बाद मैंने यहां पर इसको कुछ ऐसे ड्रॉ किया है बच्चों। और जैसे जैसे मैं ड्रॉ करते चलूंगा वैसे वैसे आप भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैं तरीका अलग यूज करूंगा एज पर योर बुक। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपके पास ये जो सरफेस होता है इसके मिड पॉइंट को हम लोग बच्चों बोलते हैं पोल। ठीक, स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होता उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करते हुए आगे जाती है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। तो हम लोगों ने फटाफट ड्रॉ कर लेना है। क्या क्या मैंने बना दिया है, ये बनाया है स्फेरिकल सरफेस। ठीक, स्फेरिकल सरफेस कुछ ऐसा है, ये है उसका पोल, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, जहां से P और C के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। करेक्ट है। सबसे पहले करेंगे क्या बच्चों, हम लोग सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे इस एक्सिस पर। तो इस एक्सिस पर प्लेस कर देते हैं, यहां पर मैंने प्लेस कर दिया है। ठीक है, इमेज बनाने के लिए बच्चों नेसेसरी कंडीशन होती क्या है, नेसेसरी कंडीशन ये है कि हमको मिनिमम 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट मुझे 2 लाइट रेज तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैंने पहला सरफेस बनाया है, ये है कॉन्वेक्स सरफेस, और ऑब्जेक्ट को अभी मैं रखने वाला हूँ ये रेयरर मीडियम में। ठीक है ना, और लाइट जा कहाँ पे रही होगी, डेंसर मीडियम में। इसी तरीके से सेम मैं ट्रीटमेंट देने वाला हूँ दूसरे के लिए। देखो दूसरा सरफेस मैं बना रहा हूँ कुछ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा सरफेस मैंने बना दिया है कुछ यहां पर। अभी ऑब्जेक्ट को मैं रखने वाला हूं कहां पर, इसका भी ये रहा पोल, और यहां पर इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों, मैंने दोनों सरफेस को यूज किया है, देख लो। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है थोड़ा सा यूनिक तरीका यूज करेंगे। ठीक है, ये पहला सरफेस है जहां पर आपके पास कोई भी लाइट रेज इस मीडियम रेयरर से डेंसर में जा रही है। फिर एट द सेकेंड स्टेप हम लोग ये करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कुछ यहीं पर, यानी डेंसर मीडियम में, और उसका इमेज बनाएंगे कहां पर, रेयरर मीडियम में। ठीक है, चलो तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है कहां पर, यहां पर प्लेस किया है। एक और जानकारी, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेने वाले हैं कितना, n1। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रीट करेंगे कितना, n2। ठीक, और फिर लाइट रेज अगर बाहर जाएगी तो रेयरर मीडियम में जाने वाली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेने वाले हैं n1। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलो, लाइट रेज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली, ये ऑब्जेक्ट O है, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज
अगर सीधे जा रही है और कहाँ पर इंसिडेंट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो वो सीधे ही चली जाएगी, कहीं पर बेंड नहीं होगी। बच्चों ये दोनों डायग्राम आप अलग अलग भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने ऐसा किया है कि मैं दोनों को ना एक तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पर कंफ्यूजन ना हो कि ये पार्ट तो आप निकाल लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाता है, ये पार्ट आपकी बुक में नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा करके बता रहे हैं कि दोनों पार्ट आप आसानी से कर पाए। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तो जो लाइट रेज सीधी जाने वाली है कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वो सीधे ही चली जाएगी, कहीं पर बेंड नहीं होगी, ठीक। अभी केस 1 है ये, और कैसा इमेज कैसा बनाना चाहते हैं हम लोग, रियल इमेज बनाना चाहते हैं, ठीक। चलो, तो लाइट जब चलेगी यहाँ से और जैसे ही ये स्फेरिकल सरफेस पर पड़ेगी ना, तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, एंड नॉर्मल ऑलवेज पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। अब क्या होगा, लाइट को जाना कैसे चाहिए, सीधे, लेकिन लाइट रेज बेंड हो रही है और इस मीडियम को हम लोग को ज़्यादा डेंसर मीडियम ट्रीट करेंगे, तो लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी, और बेंड होकर कुछ आ गई यहाँ पर, और यहीं पर आपका क्या बन जाएगा, इमेज, जिसको हम लोग जिस पोजीशन को नाम दे रहे हैं आई। करेक्ट है बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अभी ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में। अभी ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में प्लेस कर देते हैं। तो प्लेस करने के लिए आपके पास ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है दैट इज पोल, और मैंने अभी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है ना, कहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे प्लेस कर रहा हूँ। तो पीछे प्लेस करने से फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया है, ठीक। तो जो लाइट रेज सीधी जाएगी दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर, वो अपने रास्ते पर सीधे ही जाने वाली है, बेंड नहीं होगी। दूसरी बार कि अगर कोई भी लाइट रेज जा रही है सरफेस पर, कहाँ पर, स्फेरिकल सरफेस पर, तो बच्चों आपको ड्रॉ करना होता है ऑलवेज दैट इज नॉर्मल, और आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो लाइट को क्या होना चाहिए, बेंड होना चाहिए। लाइट जाना ऐसे चाहती है लेकिन बेंड होकर चली जाएगी कुछ ऐसे। अभी यहां पर इमेज बन गया है, ठीक। अभी इस वाले केस में ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर, ठीक। बच्चों डायग्राम को बहुत कायदे से समझेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। यहां पर मैंने सिंपल सा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। अभी देखो आपके पास कोई भी लेंस होता है ना, तो लाइट रेज जाती है पहले वाले सरफेस पर टकराएगी, वहां पर रिफ्रैक्शन होगा, और निकलते समय दूसरे वाले सरफेस से निकलेगी, तो वहां पर रिफ्रैक्शन होगा। तो लेंस में आपके पास रिफ्रैक्शन कहां कहां पे होता है, दो सरफेस पर। तो बच्चों पहला सरफेस ये रहा और दूसरा सरफेस ये रहा। अब ध्यान से जरा समझो, तो अगर मेरे पास मैं इन दोनों सरफेस को मर्ज कर दूं, तो आपको क्या दिखेगा, ये तो कॉन्वेक्स लेंस है एंड बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो सेम ट्रीटमेंट आप देने वाले, कॉनकेव के लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो फटाफट अब कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया है, डेरिवेशन हम लोग बनाते हैं। मैंने इतना समझाया कि ये वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका कितना है n2, और फिर बाहर आ जाएंगे तो कितना, दैट इज n1, ठीक है। बस एंगल अब फटाफट देखते चलेंगे सारे लोग। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड जाते समय जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, करेक्ट है। यहां पर भी ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, वो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। तो मैं आई लिख रहा हूं यहां पर, और जाते समय जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। ध्यान से समझते चलेंगे, यहां पर ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर। यहां पर ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर, करेक्ट है ना। देखो यहां पर आई बड़ा है, आर छोटा है, यहां पर आई छोटा है, आर बड़ा है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेयर मीडियम में। इमेज कहां पर बन रहा है, डेंसर मीडियम में बन रहा है ऐसा, लेकिन एक्चुअली में तो वो बाहर बनने वाला है। कहां पर, यहां पर, क्योंकि लाइट जाएगी यहां से ग्लास से होते हुए फिर कहां पर, बाहर, ठीक। चलो अभी ध्यान से डेरिवेशन फटाफट बनाते हैं। ये जो मैंने n1 लिखा है, मैं इसको अभी के लिए हटा रहा हूं, लेकिन याद रहेगा आपको कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है,
यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट जितना भी एंगल बना रहे इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं अल्फा, ठीक है। इमेज जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं गामा। मैंने 3 एंगल डिफाइन कर रखे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? दैट इज हम डेरिवेशन करना चाहते हैं या लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, इसलिए। ठीक, यहां पर भी ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहे उसको नाम रख देते हैं अल्फा, इमेज जो एंगल बना रहे उसका नाम रख देते हैं बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल बना रहे हैं उसका नाम रख देते हैं दैट इज गामा। ठीक है, चलो देखते चलते हैं बारी बारी से। सबसे पहले यहां से जिस भी पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है वहां से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, और बच्चों इस परपेंडिकुलर को ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये कहां पर है, ये और ये पॉइंट वेरी क्लोज हैं। ठीक, ऐसा सेम पैटर्न यहां पर भी फॉलो करेंगे। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद ये बोलेंगे और कि ये दोनों के दोनों पॉइंट कहां पर है, एक ही पॉइंट पर है, यानी बहुत क्लोज है। ठीक, तो मैंने डायग्राम बच्चों प्रॉपर्ली सेट कर दिया है। अब आपको डेरिवेशन करना है, देखते चलते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे और ट्रायंगल्स की बात करने वाले, और यहां पर यूज करेंगे स्नेल्स लॉ इस वाले सरफेस पर और इस वाले सरफेस पर। ठीक, तो पहले वाले इस वाले सरफेस पर अगर स्नेल्स लॉ में यूज करूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, लाइट कहां से जा रही है, दैट इज n1 से, किस में जा रही है, n2 में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा किसका, n2 का मिलेगा। किसके रिस्पेक्ट में, n1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ठीक है, अब करेंगे क्या, इस वाले सरफेस के लिए भी डिफाइन कर देते। तो इस वाले सरफेस के लिए देखो, ये वाला सरफेस है दैट इज कॉन्वेक्स सरफेस। यहां पर मैं लिख रहा हूं दैट इज, यहां पर भी लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन लाइट कहां से जा रही है, n2 से, जा किस में रही है, n1 में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगा, n1 अपॉन n2, दैट इज साइन आई इंटू n2 इक्वल टू साइन आर इंटू n1। ठीक है, आप दोनों तरीका लिख सकते हैं, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। इस वाले के लिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, दैट इज इसको पहले लिख दिया, इसके बाद में लिख दिया। ठीक है, तो उससे घबराएंगे नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग यूज करने वाले हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, दैट इज साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यानी एंगल्स जो बन रहे हैं बहुत छोटे बन रहे हैं। ठीक, और छोटे बनने का सेंस ये रहेगा कि इनको आगे चलकर ना, जब भी हम लोग जैसे अल्फा डिफाइन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टैन अल्फा। बच्चों मैंने एक बात बताया भी होगा आपको डेरिवेशन करने में कि जब भी हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो लिखते हैं दैट इज थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पहले साइन आई है तो उसको बना देंगे आई, फिर आई का वैल्यू सेट करने के बाद जो एंगल बनते हैं उनको हम लोग बोलेंगे दैट इज टैन के टर्म में। ठीक है ना, चलो तो बनाते हैं फटाफट जल्दी जल्दी से। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं दैट इज साइन आई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दैट इज n1 इंटू आई इक्वल टू n2 इंटू आर। ठीक, यहां पर भी लिख सकते हैं दैट इज कितना, दैट इज n2 इंटू आई इक्वल टू n1 इंटू आर। चलिए अब देखते हैं जरा, अगर मैं आई की बात करूं तो आई डिफाइन करना है, तो देखो जरा कौन सा ट्रायंगल हम लोग डिफाइन करते हैं। ट्रायंगल कौन सा है, देखो सबसे पहले आई को देख रहे हैं तो आई के लिए कौन कौन सा ट्रायंगल बनाए, ये लाइन कहां तक जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो ट्रायंगल का नाम अगर मैं रखूं ओ एम और सी, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में सम ऑफ आई प्लस गामा यानी अल्फा प्लस गामा, सम ऑफ अल्फा प्लस गामा इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू आई दैट इज एक्सटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान देंगे,
ट्रायंगल कौन सा है, ओ एम सी, करेक्ट। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज आई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अदर साइड एंड अल्फा एंड गामा, अल्फा प्लस गामा, ठीक है। तो बच्चों आई का वैल्यू तो मिल गया, आई की जगह पर कितना सेट करना है, अल्फा प्लस गामा। अब डिफाइन करते हैं आर को, तो आर देखो कहां पर है, ये रहा आर। अब यहां पर क्या करेंगे, आर डिफाइन करने के लिए ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, आई एम सी, जिसमें आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अदर साइड एक्सटीरियर एंगल, ठीक। तो लिखते जरा, मैं ट्रायंगल कौन सा बना रहा हूं, ट्रायंगल दैट इज आई एम सी, ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। इसमें क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा दैट इज आर प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना मिलने वाला है, दैट इज गामा। सो आर विल बी गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो आई और आर तो मिल गए आपको, तो आई और आर दोनों को यहां पे सेट कर दिया जाएगा। सेम इधर आ जाते हैं, तो सेम अगर मैं इधर ड्रॉ करूं तो आप देखो जरा, एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा डिफाइन करने वाले हैं, सबसे पहले ओ, एम किधर है, ये रहा, सी, ट्रायंगल ओ एम सी, इसमें क्या डिफाइन करने वाले, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आई प्लस एल्फा इज इक्वल टू गामा, आई प्लस एल्फा इज इक्वल टू गामा। सो आई विल बी व्हाट, दैट इज गामा माइनस एल्फा, ठीक है। सेम नेक्स्ट इमेज कहां पर है, ये रहा, आई एम और सी, दैट इज आई एम सी। इसमें देखो जरा, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो जरा, क्या मिलेगा, गामा प्लस बीटा इक्वल टू आर, यानी आर इक्वल टू व्हाट, दैट इज गामा प्लस बीटा, ठीक है। जहां पर C स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, O इज ऑब्जेक्ट, I इज इमेज, करेक्ट ना। चलो अब क्या करने वाले, I और R की जगह पर दोनों को सेट करना है। अब डिफाइन करते हैं यहां से एक और चीज कि आपके पास अल्फा और बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा इन तीनों को भी डिफाइन करना है। तो यहां पर आ जाते हैं, सबसे पहले इनको रख दिया जाए, तो मैं रखता हूं, तो क्या आ जाएगा, n1 दैट इज n1, आई की जगह पर अल्फा प्लस गामा, और n2 गामा माइनस बीटा, ठीक। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर n2 गामा माइनस अल्फा, यहां पर आ जाते हैं n1 गामा प्लस बीटा। अब देखो बच्चों, हमें क्या डिफाइन करना है, हमने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले रखा है, तो अभी अल्फा का मतलब क्या, tan अल्फा, बीटा का मतलब tan बीटा, और गामा का मतलब tan गामा। निकालेंगे, सारी वैल्यूज को सेट कर देंगे। तो मैं यहां पर ना दोनों केसेस के लिए आपको निकाल रहा हूं, और दोनों के लिए देखो सेम ही आने वाला है। तो यहां पर डिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। तो आपके पास देखो tan अल्फा को डिफाइन कर रहे हैं, तो कौन सा ट्रायंगल डिफाइन करेंगे, O M N, और N और P तो क्लोज है एकदम, ठीक है ना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे कहां से करेंगे, पोल से करेंगे। तो मैं इन दोनों पॉइंट को ना बहुत क्लोज ले रहा हूं, तो मैं अभी N नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, P लिखूंगा। तो मैंने लिखा है क्या, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज MP अपॉन, आपके पास बेस कितना है, OP, करेक्ट। सेम करने वाले हैं बीटा के लिए, बीटा इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा कहां पे डिफाइन करो जरा, देखो ये रहा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, mn, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो n को तो हम लोग p के बराबर मान चुके हैं, p पर ही मान चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, दैट इज mp अपॉन, दैट इज लिखने वाले पी आई या आई पी, ठीक है, करेक्ट। tan गामा को भी डिफाइन कर लिया जाए,
तो मैं लिखने वाला हूँ गामा इक्वल टू टेन गामा इज इक्वल टू कितना करेंगे, देखो जरा तो, mn अपॉन pc या mp अपॉन pc, बस सभी के लिए बराबर बराबर करेंगे। बस अब आपको ध्यान क्या देना है बच्चों, आप जब ये वाला कैलकुलेशन करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट किधर है, दैट इज रेयर मीडियम में है, और वो किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी लाइट रे के चलने के किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, राइट हैंड साइड में, और आपका किधर है, रे की डायरेक्शन में। तो ये जो रेडियस है, रेडियस कैसा मिलेगा, वो मिलेगा पॉजिटिव। इमेज कैसा मिलेगा, वो इमेज डिस्टेंस भी मिलेगा पॉजिटिव। यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, बस इतना सा काम है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस है पॉजिटिव। तो चलो देखते हैं फटाफट, सारी चीजें सेट कर देते हैं। तो मैं यहां पर रखने वाला हूं दैट इज n1, अल्फा की जगह पर कितना रखना है बच्चों, दैट इज mp अपॉन दैट इज op, प्लस गामा की जगह पर रखना है दैट इज mp अपॉन pc इक्वल टू n2, गामा की जगह पर mp अपॉन pc, करेक्ट, माइनस बीटा की जगह पर mp अपॉन कितना, ip। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। mp सभी जगह से कॉमन लेकर काट देते हैं, तो हम लोग डिफाइन किसको किसको करें, op। इस वाले के लिए मैं लिख रहा हूं पहले, तो इस वाले के लिए मैं लिख रहा हूं यहीं पर। तो देखो जरा, op इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के साथ। फिर ip वो क्या है, इमेज डिस्टेंस दैट विल बी पॉजिटिव। फिर क्या लिखने वाले, दैट इज pc इज r एंड r विल बी हियर दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, सारी वैल्यूज को सेट कर दिया जाए तो मैं लिखूंगा mp सभी जगह से कॉमन करके कट कर देते हैं, तो बचेगा आपके पास क्या, दैट इज n1 अपॉन op प्लस mp n1 अपॉन pc, और बाद में मैं साइन कन्वेंशन रखने वाला हूं, इज इक्वल टू n2 अपॉन pc माइनस n2 अपॉन ip, करेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे बच्चों, प्रॉपरली दिख रहा है ना यहाँ पर, देखो जरा तो, दैट इज n1 अपॉन op प्लस n1 अपॉन pc n2 अपॉन pc माइनस n2 अपॉन ip, करेक्ट है। चलो सारी वैल्यूज को मैं सेट कर रहा हूं, अब यहां पर लास्ट एक्सप्रेशन में लिखने जा रहा हूं, देखो n1 op की जगह पर कितना रखना है, दैट इज माइनस u प्लस n1, pc को मैं एक तरफ कर लूं, pc को उधर ही लेकर चले जाते हैं ना, तो और n2 को इधर लेकर चले जाते हैं, तो मैं लिखने वाला हूं दैट इज n2 अपॉन ip, दैट इज v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन बच्चों। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां के बाद मैंने mp सभी जगह से कॉमन करके कट कर दिया है, इधर से भी इधर से भी, n1 अपॉन op, n1 अपॉन pc, n2 अपॉन pc, n2 अपॉन ip, क्या रखूंगा, साइन कन्वेंशन के साथ सारी वैल्यूज को रख दूंगा। pc यहां पर भी है, pc यहां पर भी है, इनको इधर लेकर आते हैं, तो n2 पहले से है दिस माइनस n1 अपॉन pc दैट इज इक्वल टू r, n1 अपॉन माइनस u दैट इज op, और ये इधर आएगा तो n2 अपॉन ip, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस दैट इज n2 अपॉन v, करेक्ट। ये एक्सप्रेशन बच्चों आपके पास आ जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पर है, दैट इज रेयर मीडियम में है। ठीक है, चलो डेंसर वाले के लिए भी फटाफट करते हैं कैलकुलेशन, सेम पैटर्न रहेगा ना, सेम पैटर्न रहेगा। तो अभी मैं क्या करता हूं ना, एक काम करता हूं बच्चों, मैं एक काम करता हूं, इनको थोड़ा सा हटाता हूं इधर से, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा हटाता हूं, तो मैं ये ट्रायंगल हटा रहा हूं और इनको यहाँ पे ना
क्योंकि मुझे अब इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को बस यूज़ करूँगा। तो देखो मैंने लिख दिया है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ N2 गामा माइनस एल्फा इक्वल टू N1 गामा प्लस बीटा। करेक्ट है? चलो देखो अब सेम तो वैल्यू रहेगी, दैट इज एल्फा बीटा गामा सेम है, लेकिन बस यहां पर क्या है वो लिखना है आपको। तो मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझेंगे। N2 एल्फा आप सबको सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गामा। गामा देखो ये रहा, ये ट्रायंगल डिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, MP, N इज वेरी क्लोज टू P, तो लिखेंगे MP अपॉन दैट इज PC। देखो यहां पर भी वही है, MP अपॉन PC, गामा इक्वल टू tan गामा माइनस एल्फा डिफाइन करते हैं, एल्फा ये रहा, तो क्या लिखेंगे MP, N वेरी क्लोज टू P, दैट इज MP अपॉन कितना करेंगे OP, MP अपॉन OP इज इक्वल टू N1। फिर से गामा आपको लिखना है, तो गामा की जगह पर कितना रखे बच्चों, दैट इज रख देते हैं MP अपॉन PC, और प्लस बीटा की जगह पर आपको कितना रखना है, दैट इज MP अपॉन IP। ठीक, फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, MP को कॉमन करके कट कर देने वाले और मल्टीप्लाई कर देंगे, सारी वैल्यूज को लिखेंगे। अभी मैं लिखने वाला हूँ विद साइन कन्वेंशन, फिर उसको सेट करेंगे। तो मैं यहां पर साइन कन्वेंशन के साथ सारी वैल्यूज लिख रहा हूँ। PC इज इक्वल टू क्या, दैट इज P से मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, यानी लाइट रे के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैसा लेंगे, निगेटिव। करेक्ट। फिर आ जाते हैं OP के पास, OP इक्वल टू कितना, माइनस U, वो तो निगेटिव है ही। करेक्ट, दैट इज फिर से लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन। IP किधर है, वो रहा पॉजिटिव का V। ठीक है, सारी वैल्यूज को सेट करते हैं। यहां पर हो जाएगा दैट इज N2 अपॉन PC, PC की जगह पर माइनस R माइनस MP, MP की जगह पर MP तो कट चुका है, बचेगा N2 अपॉन कितना करेंगे OP, OP देखो जरा यहां पर माइनस, और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। करेक्ट, बराबर N1, N1 PC कितना लिखना है, माइनस R। करेक्ट है, प्लस MP यानी N1 अपॉन कितना करेंगे, दैट इज V। V को इधर लेकर आए, या फिर एक काम कर लेते हैं, हम लोग U को उधर लेकर चले जाते हैं और N1 को इधर लेकर आते हैं। ठीक, पूरा का पूरा अरेंजमेंट करेंगे बच्चों। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपके R वाले एक साइड चले जाए और दूसरा वाला दूसरे साइड चला जाए। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं वो यहाँ से अगर मैं सपोज करो कि N1 को इधर की तरफ लेकर आता हूँ, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ दैट इज N2 माइनस N1। ठीक है, लेकिन फिर मैं इधर देख रहा हूँ कि ये वाला वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले की तरह से बना रहा हूँ, तो इस फॉर्मूले से बनाने की तरह से फ़ायदा क्या होगा, देखो मैं सिर्फ ना N1 की जगह पर N2 प्लेस कर दूंगा, तो देखो सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा, जो जैसा यहाँ पर है वैसा वहाँ पर भी। मैं लिख रहा हूँ, जरा देखो सभी लोग, N2 अपॉन माइनस U, ठीक, ये चला गया उधर, प्लस N1 अपॉन V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R। ठीक, आप इनको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, दैट इज माइनस N2 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V बराबर आपको क्या मिलेगा, N1 माइनस N2 अपॉन R। अब एक चीज और मेरी बात ध्यान रखिएगा, दोनों फॉर्मूले सेम हैं। सेम किस तरीके से, दैट इज जहां पर N1 है वहां पर क्या है, बस N2। ठीक है, एक तरीका और याद करने का है, जो यहां पर देखो जरा, जिसके ऊपर N1 कैसा है, यहां पर निगेटिव, यहां पर N1 कैसा है, निगेटिव, यहां पर N2 कैसा है, निगेटिव, यहां पर N2 कैसा है, निगेटिव। तो ये बच्चों दोनों फॉर्मूला आप बना सकते हैं सिंपल तरीके से। मैंने कोशिश की है कि इस बार ना आपको एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक, तो मैंने सबसे पहले रखा था ऑब्जेक्ट को कहाँ पर, रेयर मीडियम में,
फिर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है डेंसर मीडियम में, जिसका रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। बच्चों मैंने ये किया क्यों है, क्योंकि आपको ना एक ही जगह पर ऐसा मिल जाए कि देखो लेंस का फॉर्मूला हमको बनाना है, तो दोनों फॉर्मूले तो सेम हमारे पास आ गए। अब करना क्या रहेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला में आप इन दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं दोनों को, तो जोड़ने से फॉर्मूला आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि जो भी आपका पहला सरफेस आएगा दैट इज फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उधर की साइड आपको R1 लेना है, और जो आपका सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस उधर की तरफ आपको R2 लेना है। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। एक चीज यहां पर और ध्यान देंगे, जब भी आप लेंस मेकर फॉर्मूला बनाएंगे तो पहले वाले सरफेस के लिए जो इमेज है वो दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मैं फिर से बोलूं, पहले वाले सरफेस के लिए जो इमेज है वो दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसीलिए मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। ठीक, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी कहीं पर आपको कोई दिक्कत लगे कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया है या फिर कुछ और चेंज हो सकता है, तो आप प्लीज़ बताएंगे। ठीक है, बाकी आप ये तरीका कैसा लगा जरूर से बताइएगा। थैंक यू बच्चों।